प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 7.2 में मैं पहुंच गया हूं। इसके पहले मैंने जो 7.1 में आपको बताया उसमें अनुपात था और प्रतिशत था। अगर आप प्रतिशत को अच्छे से समझ लिए हैं तो ये 7.2 में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रतिशत को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी गणित जैसे पूरी हो जाएगी तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, विषय वस्तु पर हम अब आपसे चर्चा करेंगे। एक स्पेशल जैसे प्रतिशत के लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जैसे यहाँ तो नॉर्मल प्रतिशत है, लेकिन उसका फिर आगे क्या है इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे इतना कहूंगा कि प्रतिशत अगर आपको थोड़ा समझ में आया होगा तो ये 7.2 के प्रतिशत से ही आधारित है। प्रतिशत आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गणित हो चाहे अन्य सब्जेक्ट हो, लेकिन गणित में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दिए गए प्रश्न को आपको समझना पड़ता है। प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 7.2 के प्रश्न क्रमांक 1 से। लिखा है, आप प्लीज किताब देखिएगा, प्रश्न को मैं समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपए 850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ आप बट्टा प्रतिशत समझ लें। देखिए बट्टा क्या है। बट्टा दरअसल दुकानदार द्वारा किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य, प्रिंट प्राइस, एमआरपी कुछ कह सकते हैं। दुकानदार द्वारा किसी वस्तु के एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी को बट्टा कहते हैं। अब ये छूट क्यों जाती है, इसके एक दो कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दुकानदार ऐसा करते हैं। 100 रुपए की अगर कोई वस्तु है तो उसमें कह दिए 10% हम बट्टा दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 रुपए की चीज वो आपको 90 में ही दे देंगे, 10 घटा दिए, ठीक है। तो ये ऐसा दुकानदार क्यों करते हैं? पहला तो ये कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और दूसरा रीजन है कि अपने माल को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए ऐसा दुकानदार कहते हैं। तो बट्टा प्रतिशत हुआ क्या, कुल मिला के किसी भी वस्तु में दी गई छूट और वस्तु के अंकित मूल्य में, एमआरपी में, प्राइस में, ठीक है। तो यहां प्रश्न को समझें तो अंकित मूल्य पर बट्टा है 10%। दिया क्या गया है, दिया है बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत, बट्टा बराबर 10% ये दिया गया, ठीक है। और फिर एक जींस का अंकित मूल्य है, एक जीन्स का अंकित मूल्य क्या दिया है, मैं आपको ये समझाने का प्रयास। एक जीन्स का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर है रुपए 1450, ठीक है। और इसके बाद 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपए 850। 2 कमीजें हैं भला, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर है रुपए 850,
50। ये एक कमीज का अंकित मूल्य है, यहाँ 2 कमीज दिया है, ठीक है। तो 2 कमीज का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 2 कमीज का अंकित मूल्य बराबर क्या हुआ, 850 में रुपए 850 में हम 2 का गुणा कर दें, जो आया वो आया रुपए 1700। ये हो गया 2 कमीजों का अंकित मूल्य, ठीक है। अब यहाँ कुल अंकित मूल्य कितना हुआ, ये हम लिख लें, कुल अंकित मूल्य। कुल अंकित मूल्य क्या हुआ, कुल अंकित मूल्य हुआ आपका रुपए 1450 धन रुपए 1700। अब ये 1700 कहां से आया, एक कमीज का अंकित मूल्य 850 है, तो 2 कमीज का अंकित मूल्य 850 में 2 का गुणा कर दिए, या कि 850 को 2 बार जोड़ दिए, तो ये रुपए 1700 आया। तो ये कुल अंकित मूल्य, हम इसको जोड़ रहे हैं, दोनों अंकित मूल्य। तो कुल अंकित मूल्य आ गया रुपए, देखो 0 में 0 तो ये 0, 0 में 5 तो ये 5, 7 में 4 तो 7 4 11, 1 1 2 1 3। कुल अंकित मूल्य आपका हुआ रुपए 3150। अब ध्यान दीजिए, लिखा है किसी ग्राहक को ये चीजें खरीदने के लिए, किसी ग्राहक को, ग्राहक माने खरीदार, किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितना पैसा अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कुल अंकित मूल्य 3150 है। अब 3150 अंकित मूल्य हो गया, तो अंकित मूल्य में ही 10% वो छूट दे रहा है, ठीक है। तो अब इसी का 10% निकाल के इसी में घटा दें, अंकित मूल्य में हम बट्टा घटा दें, तो जो क्रय मूल्य है, जो खरीदने का मूल्य है, वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एक तरीका ये भी है, चूंकि 100 रुपए 100 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, तो मूल्य है, तो भुगतान मूल्य बराबर भुगतान मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, जो उसने भुगतान किया, किसने, ग्राहक ने, रुपए 100 अंकित मूल्य है, तो भुगतान मूल्य बराबर हो गया रुपए 90। अब देखिए 90 से कहां से आ गया, क्योंकि 10% वो बट्टा दे रहा है। तो 100 अगर अंकित मूल्य है किसी वस्तु का, तो भुगतान मूल्य कितना होगा, 90 होगा। 10% बट्टा है, तो 100 में 10 घटा दिया गया तो 90 आ गया। इसलिए रुपए 1 अंकित मूल्य है, तो भुगतान मूल्य हो गया 90/100। अब ये आपको मैं एक एक नियम समझा रहा हूं। 100 रुपए अंकित मूल्य पर भुगतान मूल्य होगा रुपए 90, इसलिए 1 रुपए अंकित मूल्य पर भुगतान मूल्य होगा 90/100। इसलिए अब ये कुल अंकित मूल्य इतना है, इसलिए रुपए 3150 में भुगतान मूल्य होगा 3150 गुणे 90/100। देख रहे हैं, इस जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गया। अब हम 9 का गुणा कर दें, तो 9 पना 45, 9 पंचे 45, 9 का 9 9 4 13, और 9 त्रिक 27, 1 28, ये इतना आ गया। तो उत्तर अपना क्या हो गया, यहाँ उत्तर हो गया अपना रुपए
2835। अब देखें, ग्राहक को, दुकानदार को रुपए 2835 अदा करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ये आ गया भुगतान मूल्य। बस ये, अब देखो मैंने शुरू में कहा कि ये सवाल प्रतिशत पर आधारित है। अगर आपको प्रतिशत लगाना आता है तो इससे और शॉर्टकट तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। या तो आपको ये समझ में आ गया, और एक दूसरा नियम है, क्योंकि कुल हमने अंकित मूल्य जो निकाला वो 3150 रुपए, इसका 10% निकालिए, 10% इसी में घटा दीजिए, तो क्या हो गया 3150 का माने गुणा 10%, 10/100। ये देखिए, 0 से ये, इस 0 से ये, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, 315 आ गया। अतः क्रय मूल्य या भुगतान मूल्य बराबर, भुगतान मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण क्या बट्टा अंकित मूल्य ऋण बट्टा माने छूट, है ना। तो अंकित मूल्य कितना था, 3150 था। बट्टा कितना आया, बट्टा प्रतिशत था 10, बट्टा कितना आया, छूट की राशि कितनी हुई 315। ये यहाँ 315 आई, तो 3150 में हम 315 घटा देंगे तो यही आएगा क्या, 2835। ये आ गया। ये इतना शॉर्टकट है। अगर आपको प्रतिशत समझ में आ रहा, हमने यहाँ पर कुल अंकित मूल्य जींस के पैंट और 2 कमीजों का कुल अंकित मूल्य 150 रुपए निकाल लिया। अब इसका 10%, 10% इसमें हमको छूट मिलेगी, तो इसी का हमने यहाँ 10% निकाल लिया। अब फिर इसी अंकित मूल्य में जो वो 10% बट्टा आया उसको हमने घटा दिया, तो ये भुगतान की राशि आ गई। ये सवाल इतना भी छोटा है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए तरीका अपनाया, ठीक है। मुझे लगता है कि आप, फिर मैं कहूं कि ये प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से ये सारे सवाल हैं, चाहे आप ऐकिक नियम से लगा लें, चाहे आप सीधे उसका प्रतिशत निकाल के लगा लें, है ना, जो आपको सुविधा लगे, ठीक। तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 भी इसी तरह से, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। आपको सिर्फ ये समझना होगा कि उस प्रश्न में अंकित मूल्य क्या है, भुगतान मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है, बेचने का मूल्य क्या है, खरीदने का मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, बस इतने में आपको समझ में आ जाएगा। एक टेलीविजन, प्रश्न क्रमांक 2 में पढ़ रहा हूं। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। अब बिक्री कर क्या है, सेल टैक्स, एसटी कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होगा उसमें एसटी यानी बिक्री कर जोड़ करके दुकानदार आपको देगा, ठीक है। इसमें लिखा है 13,000 का टेलीविजन है, 12% बिक्री कर लेता है दुकानदार, तब आपको बिल देता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 13,000 से ज्यादा लगेंगे। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा सवाल है, प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, 2 दिया है बिक्री कर बराबर है 12%, ठीक है। और अंकित मूल्य
अंकित मूल्य काहे का, दूरदर्शन का अंकित मूल्य बराबर है ₹13,000। ये 13,000 अंकित मूल्य। अब इसमें लिखा है कि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। उसको कितना पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न ये, एक तरीका ये है इसको लगाने का, इसी 13,000 का 12% निकालिए, फिर इसी में जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दें, उस बार हम घटाए थे चूंकि छूट दी जा रही, अब ये 12% वो और जोड़ करके आपको टीवी देगा, तो इसलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक ये तरीका है। ठीक है, तो ऐसा निकाल सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार 13,000 का 12%, ये देखिए 13,000 का मैं 12% निकाल रहा हूं। ठीक है, इन दो जीरो से ये दी जीरो कट गया। अब ये क्या आ गया, अतः प्रश्नानुसार विक्री कर बराबर, ये 13,000 का 12% जोड़ कट गए तो ये है 12,000, 12 तिहाई 36, 12 एकम 12 3 15। ठीक है, हमने 13,000 का 12% निकाला तो दो जीरो से जीरो, 12,000, 12 तिहाई 36, 12 एकम 12 3 15, ये रुपए 1560 हो गए। ये रुपए 1560 क्या है, बिक्री कर के रूप में किया गया भुगतान। ठीक है, यहां लिख सकते हैं बिक्री कर का भुगतान बराबर क्या हो गया, रुपए 1560। ठीक है, ये 1560 कहां से आया, इसी 13,000 का हमने 12% निकाला। ठीक है, तो ये आया। अतः भुगतान की गई राशि, अतः भुगतान राशि बराबर, भुगतान राशि बराबर अंकित मूल्य धन बिक्री कर की राशि, बिक्री कर की राशि, बिक्री कर की राशि कितनी आई 1560, अंकित मूल्य कितना था 13,000 धन 1560, तो 14,000, 13 एक 14,560, 1,000 है नहीं, 1,560, तो 14,560 रुपए ये हो गया आपका उत्तर, यानी कि भुगतान की गई राशि। ऐसे बस समझ में आई, कितना हो गया, कुल उसको देना पड़ेगा, कितना, कुल उसको देना पड़ेगा 14,560 रुपए, ये 14,560 रुपए। एक तरीका ये भी है, हमने कहा अगर आपसे प्रतिशत निकालना आता है और प्रश्न को आप समझ गए हैं कि किसका कितना प्रतिशत निकालना है, फिर इसको किस में जोड़ना है, तब आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बिक्री कर दिया था 12%, अंकित मूल्य था इतना, अब अंकित मूल्य का 12% बिक्री कर लगेगा, तो अंकित मूल्य का ही हमने 12% निकाल लिया तो इतना आया। अब इसी बिक्री कर की राशि को हमने अंकित मूल्य में जोड़ दिया तो ये भुगतान की गई राशि आ गई। दैट्स ऑल, समझ में आता होगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको उस चीज की फीलिंग होनी चाहिए, वो बात समझ में आनी चाहिए। बाकी ये बातें बड़ी सरल हैं, अगर आपके समझ में आ गई तो बड़ी सरल है। कहने का मतलब ये कि आप 8th में पहुंच गए तो आपको इतना आना चाहिए कि ये 12% है क्या। 12% का मतलब है कि 100 में कितना, 12 रुपए और आपको बिक्री कर देना पड़ेगा। तो अगर 100 रुपए लिखा है अंकित मूल्य, तो रुपए 112 आपका हो गया भुगतान राशि। ये समझ में आना चाहिए। 12% बिक्री कर, यानी 100 रुपए अंकित मूल्य है तो 12 रुपए उसका बिक्री कर है, तो भुगतान राशि हो गई 112। इसी तरह से मैंने टोटल अंकित मूल्य का 12% निकाल लिया, उसी में जोड़ दिया, बात खत्म। ठीक है, तो वही प्रतिशत आपसे आना चाहिए। इसके बाद आइए चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि रुपए 16 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये प्रश्न बदला है, ठीक है। अब यहाँ अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अभी तक अंकित मूल्य दिया रहा, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको अंकित मूल्य निकालना है। इसमें भुगतान की गई राशि दी है और बट्टा कितना है। तो अब यहां चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। दिया है, क्या दिया है? बट्टा प्रतिशत, बट्टा बराबर, या कि बट्टा प्रतिशत लिख दें 20%। अब भुगतान की गई राशि क्या है? 1600। भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि कितने हैं भाई? 1600 है। प्रश्न क्रमांक 3 की हम बात कर रहे हैं। अब इस प्रश्न को समझिएगा। 20% उस वस्तु में, यानी कि स्केट्स में, पहिएदार जूते में 20% बट्टा मिलता है, छूट मिलता है। किसी दुकानदार ने एक जोड़ी स्केट 1600 रुपए में किसी को दे दिया, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? अब समझें, यहीं से आप समझ सकते हैं। चूंकि वृत्त यहां लिखेंगे, चूंकि बट्टा प्रतिशत बराबर 20% है, इसलिए 100 रुपए अंकित मूल्य है तो भुगतान राशि है 120। ठीक है, 20% क्या है? बट्टा है। तो अब यहां ये समझिएगा, 100 रुपए, सॉरी, अगर 100 रुपए अंकित मूल्य है तो 100 में 20 हम घटा दिए तो वो क्या हो गया? भुगतान मूल्य हो गया। इसको ऐसे कर लें, बट्टा प्रतिशत बराबर 20% है। ठीक है, तो यहां अंकित मूल्य, अंकित मूल्य रुपए 100 है, तो भुगतान राशि या कि विक्रय मूल्य, भुगतान मूल्य, भुगतान राशि, ठीक है, या कि विक्रय राशि, इसको लिख सकते हैं, भुगतान मूल्य लिख सकते हैं। तो भुगतान मूल्य कितना है? रुपए 80 है। यहां ये समझने का प्रयास किए, 100 रुपए की कोई वस्तु है, 100 रुपए अंकित मूल्य है, ठीक है, तो उसको दुकानदार कितने में दे देता है? 80 रुपए। ठीक,
वो 80 कहां से आया, 100 ऋण 20, तो 80 आ गया। अब ऐकिक नियम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां दिया है क्या, भुगतान की गई राशि दी है, ये भुगतान की गई राशि दी है, और भुगतान की गई राशि 100 में ये 80, ठीक है। तो अब यूनिटरी मेथड से यानी ऐकिक नियम से हम क्या लगाएं, चूंकि 80 रुपए 80 भुगतान राशि के लिए अंकित मूल्य बराबर है, अंकित मूल्य बराबर है क्या, ₹100, ठीक। ₹80 भुगतान राशि के लिए अंकित मूल्य है ₹100, इसलिए ₹1 के लिए मैं ऐकिक नियम समझा रहा हूं, एक के लिए क्या हो जाएगा, 100/80, कम के लिए भाग, अधिक के लिए गुणा। अब मैं भुगतान राशि जो इधर लिख रहा हूं इसका कारण है, क्योंकि यहां पर भुगतान राशि ही दी गई है। ऐकिक नियम में एक ही चीज इधर लिखते हैं और एक ही चीज मतलब भुगतान लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, अंकित मूल्य लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, इसलिए ₹80 भुगतान राशि के लिए अंकित मूल्य है ₹100, इसलिए ₹1 भुगतान राशि के लिए अंकित मूल्य है 100/80, इसलिए ₹1600 चूंकि भुगतान राशि के लिए अंकित मूल्य आएगा क्या, 1600 गुणे 100/80। अब ये 1600 रुपए के लिए अंकित मूल्य आ रहा है, ठीक है, तो ये 0 से ये कट गया, ये हो गया 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, अंकित मूल्य क्या आ गया, ये आपका आ गया अंकित मूल्य बराबर ₹2000, ये उत्तर हो गया आपका। अंकित मूल्य 2000 था, इसी में 20% बट्टा देने के बाद विनोद को, जो भी नाम हो, है ना, क्या है, अरुण को 1600 रुपए भुगतान करनी पड़ी थी। तो अब उत्तर की जांच भी आप ऐसे कर सकते हैं, 2000 का 20% निकाल लीजिए, तो 2000 का 20% आएगा 400, और 400 को 2000 में घटा दीजिए, 1600 भुगतान राशि आ जाएगी। इस चीज को समझना है, बस इतना समय बार बार कहूंगा। दिया क्या है, फाइंड क्या करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना क्यों है, क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, ये सारी चीज समझनी होगी। तो ये प्रश्न हो गया आपका 3 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर के प्रश्न को आप कर लें। मैंने इसमें लिखा है एक हेयर डायर 8% बैट सहित रुपए इतने में खरीदा, बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आप ऐकिक नियम लगा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 आपको समझाते हैं, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि मैंने एक हेयर डायर 8% वैट, वैट क्या है, वैट भी एक कर है, एक टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स VAT, ठीक है। तो मैंने एक हेयर डायर 8% वैट सहित ₹5400 में खरीदा, बैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। खरीदा, क्रय किया, तो क्रय मूल्य यानी भुगतान मूल्य यहाँ 5400 दिया है, तो कुल मिला के इसके पहले उसका मूल्य क्या था, तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस यहां शुरू हो जाए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है क्या, वैट टैक्स, वैट, वैट टैक्स कहते हैं, वैट में टैक्स है ना,
वैट प्रतिशत क्या है? वैट प्रतिशत यहाँ 8% दिया, ठीक है। और खरीदा तो क्रय राशि कहें चाहे भुगतान राशि कहें, भुगतान राशि बराबर उसको क्रय राशि भी कह सकते हैं, ₹54,100 ये दिया। ध्यान देंगे किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य में वैट टैक्स का जो प्रतिशत है वो जुड़कर भुगतान राशि बनता है। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो भुगतान किया गया 5400 रुपए किसी व्यक्ति द्वारा, इसमें जो अंकित मूल्य रहा होगा उसमें उसका 8% दुकानदार जोड़ के ले लिया होगा, ठीक है। अगर वो अंकित मूल्य 100 रहा होगा तो भुगतान राशि 108 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि वैट प्रतिशत बराबर 8% है, इसलिए यदि अंकित मूल्य ₹100 है तो भुगतान मूल्य क्या होगा मेरे भाई? 100 धन 8, चूंकि 8% है, बराबर 108 रुपए होगा। ये क्या होगा? भुगतान मूल्य। अब प्रश्न में 4 नंबर में भुगतान मूल्य दिया है, करेक्ट पिछले प्रश्न की तरह है, ठीक है। तो अब आइए इसको एक एक नियम से आपको समझा देते हैं। क्योंकि भुगतान राशि यहां दिया है, इसलिए 100 रुपए में जो 108 भुगतान राशि है इसको इधर लिखेंगे। चूंकि 108 रुपए 108 भुगतान राशि पर अंकित मूल्य है बराबर ₹100। फिर से ध्यान देंगे, भुगतान राशि दिया है इसलिए इधर हम भुगतान राशि लिख रहे हैं। 108 भुगतान राशि पर अंकित मूल्य है ₹100, इसलिए 1 रुपए पर तो ये 100 बटे हो जाएगा 108। ये आपके समझ में आता होगा। इसलिए भुगतान मूल्य क्या है? ₹54,100। तो इसके लिए अंकित मूल्य क्या होगा? 5400 गुणे 100 बटे 108, ठीक है। तो इसको लगा लें, तो ये काहे से 4 जायज काट लें, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 और ये 100। तो ये हो गया आपका 54,91। ये कट गया भाई, सीधा गया कितना? 5,000। ये 100 और 50 का गुणा, तो उत्तर बराबर ₹5,000। ये आ गया आपका क्या? अंकित मूल्य, ठीक है। यानी कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित ₹5400 में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वैट से जोड़ने के पहले यानी अंकित मूल्य यानी कि MRP उसका 5,000 रुपए था। समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैथ की यही तो विशेषता है भाई, समझ में आती है तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट है नहीं, समझ में नहीं आती है तो इससे बुरी सब्जेक्ट है नहीं।
लेकिन ये इतनी बड़ी चीज नहीं कि आपके समझ में ना, बस एक एक चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं। ये बैट प्रतिशत क्या है, तो बैट प्रतिशत अंकित मूल्य में जोड़ा जाता है तब भुगतान राशि बनती है, ठीक है। बट्टा प्रतिशत अंकित मूल्य में घटाया जाता है, तो यहाँ जोड़ा ही तो गया। जैसे 5,000 ये अंकित मूल्य है, इसका 8% निकाल लें आप, तो 5 अट्ठे 8 × 45 400 होगा, इसलिए तो 5400 उसकी भुगतान राशि। उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। ये अंकित मूल्य 5,000 आया और 5,000 का ही आप 8% निकाल लीजिए। 5,000 का 8%, 8%, 8/100, ये 0 0 कट गया, 8 × 45, ये ₹400 आ गया। अब अंकित मूल्य जो था उसमें ये बैक परसेंट जुड़कर भुगतान राशि बनता है, तो ये 400 इसमें जोड़ दें, किसमें 5,000 में, तो ये 5400 हो गया। कहने का मतलब उत्तर क्या हुआ आपका, उत्तर आया आपका 5,000। लास्ट प्रश्न बचा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है, आइए देख लेते हैं। यार मैं आपसे कई बार कहा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब देखा करें वीडियो तो उसमें ये जरूर लिखा करें कि आपको ये मेरा तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझको तो लगता है कि मेरा ही तरीका ये सबसे बेहतर है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपके समझ में आए तब ना ये तरीका बेहतर है, नहीं काहे का बेहतर है, ठीक है। तो आप जब उसमें कुछ कमेंट्स लिखेंगे तब मैं जान पाऊंगा। और ये आदमी की खासियत है, मनुष्य की ये खासियत है, वो जल्दी उसको अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, मानव स्वभाव है भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 5, कोई वस्तु 18%, 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद ₹1229 में खरीदी गई। वही चीज है, खरीदी गई यानी भुगतान किया गया, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य जितने पर कोई वस्तु खरीदी जाए, विक्रय मूल्य जितने पर कोई वस्तु बेची जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ जीएसटी, जीएसटी भी एक टैक्स ही है। तो दिया है क्या, प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 हुआ। इसमें दिया है आपका क्या, दिया है 18%, ओ सॉरी, दिया है जीएसटी, जीएसटी बराबर 18% ये दिया, ठीक है। तो जीएसटी भी जुड़कर भुगतान राशि, अंकित मूल्य में जीएसटी जुड़ती है वही भुगतान राशि बनती है। तो यहाँ भुगतान राशि दी गई है, भुगतान, भुगतान बार बार लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। भुगतान राशि का मतलब जितना हम पैसा दे के, जितना हम भुगतान करके, दे राशि, जितना हम पैसा दे के कोई चीज खरीदते हैं उसी को भुगतान राशि कहते हैं, यानी कि क्रय राशि, ठीक है। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना, है ना। तो हमारे लिए अगर हम किसी चीज को खरीद लें तो वो क्रय राशि हो गई। तो भुगतान राशि बराबर कितना दिया है, 1239 रुपए, 1239, ठीक है। चूंकि अब हल कर रहे हैं, चूंकि जीएसटी, जीएसटी बराबर 18% है, इसलिए 18%, 118 भुगतान राशि, हाँ इसलिए अब इसको ऐसा लिख दें तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए यदि 100 रुपए अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है,
या 100 रुपये अंकित मूल्य पर भुगतान राशि होगी कितनी भाई? भुगतान राशि होगी 100 धन 18 बराबर 118 रुपए। ये समझ में आ रहा है? अगर 100 रुपये अंकित मूल्य है तो भुगतान राशि यानी क्रय मूल्य 100 धन 18 118 रुपए। ये बात समझ में आई? अब देखिएगा, यहाँ भुगतान राशि दी गई है 1239 एक वस्तु की, और भुगतान राशि ये आई 18% जीएसटी के हिसाब से। तो अब ये भुगतान राशि इधर लिखेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि रुपए 118 भुगतान राशि पर अंकित मूल्य था, यहाँ था शब्द ज्यादा सही है, पहले मैं है लिखता था। अंकित मूल्य था क्या? रुपए 100, ये ज्यादा सही। ठीक है, रुपए 118 भुगतान राशि पर अंकित मूल्य था रुपए 100, इसलिए रुपए एक भुगतान राशि पर अंकित मूल्य होगा 100 बटे 118। इसलिए अब भुगतान राशि दी गई है रुपए 1239, भुगतान राशि पर अंकित मूल्य होगा 1239 गुणे 100 बटे 118। ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये 8 1 9 1 10, तो ये किससे कटेगा? 2 पंचे 10 और 2 नमा 18। चलो 2 से काट के ये 2 5 हम। ठीक है, अब मैंने लगाया था तो मुझे ज्ञात है कि 1239 को डायरेक्ट 59 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 21। आप 1239 को 59 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 कम 5 21, तो 21 गुणे 50, तो ये 5 कम 5, यहाँ पर क्या आया? रुपए 5, ये 0, फिर 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो भुगतान राशि 1239 पर अंकित मूल्य आया उत्तर बराबर रुपए 1050। ये आपका आ गया अंकित मूल्य प्रश्न क्रमांक 5 का। ये देख लें, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसमें दिया था कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद रुपए 1239 में खरीदी गई, यानी कि 100 रुपए यदि उसका अंकित मूल्य था तो 18 रुपए उसका क्या था? जीएसटी था। तो भुगतान राशि हुई 100 धन 18 बराबर 118। तो 118 भुगतान राशि पर अंकित मूल्य था 100, इसलिए 1 रुपए पर 100 बटे 118, इसलिए 1239 पर, तो 1239 गुणे 100 बटे 100 काटे तो हमारा क्या गया? रुपए 1050। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रश्नावली 7.2 हुई समाप्त। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगा प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अक्सर मैं रोज इस वीडियो में कहता हूं कि ये जो ऐकिक नियम है, ये जो अंक गणित है, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आप आगे जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, इस तरह के सवाल का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़िए, मैं कोशिश करता हूँ सरल से सरल तरीके में आपको समझाऊं। तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और प्लीज देखने के बाद मुझे अपनी राय दें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। दैट्स ऑल।